नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तेजी से करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश उनके द्वारा दिया जा रहा है और हर मंच से विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले भी देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले ने भी राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। विपक्ष लगातार सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन आरोपों पर बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री इतनी सख्त प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ आस्था पर राजनीति के आरोपों का जवाब है या फिर सरकार और मंदिर से जुड़े संस्थानों की साख बचाने की कोशिश? दूसरी ओर बीजेपी इसे जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल बता रहा है। बीजेपी का कहना है कि जब मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और उनके दान से जुड़ा है तो हर सवाल का स्पष्ट जवाब दिया जाएगा। वहीं ये विपक्ष की मांग है कि सवाल का स्पष्ट जवाब सरकार की ओर से दी जानी चाहिए। वहीं बीजेपी का दावा है कि विपक्ष आस्था के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सरकार के कामकाज की समीक्षा है या फिर आने वाले चुनाव की रणनीति का हिस्सा? क्या बीजेपी ने अभी से चुनावी मोर्चा संभाल लिया है? और क्या उत्तर प्रदेश में एक चर्चा यह भी चल रही है कि पहले यानी समय से पहले चुनाव की संभावनाओं को लेकर उनमें कितना दम है या यह सिर्फ राजनीतिक अटकलें ही हैं? इन तमाम सवालों के बीच बड़ा राजनीतिक प्रश्न यही है कि अगर आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो क्या बीजेपी एक बार फिर बहुमत हासिल कर पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और सरकार के कामकाज पर जनता पहले जैसा भरोसा जता रही है या विपक्ष के पास इस बार चुनौती देने का बेहतर मौका है? आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। सीएम योगी का मिशन 2027 ताबड़तोड़ दौरे, आक्रामक तेवर। क्या शुरू हो गई चुनाव तैयारी? लेकिन पहले सुन लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के वो बयान जिसकी वजह से ये चर्चा शुरू हो गई है। से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत एजेंडे में होता, 4 बार सरकार होने पर पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बन गया होता। पीलीभीत की बांसुरी को पहचान मिल गई होती। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाला पुल का निर्माण हो गया होता। यहां के टाइगर रिजर्व को वैश्विक मान्यता भी मिल गई होती। इन गरीबों को उनके जमीन का अधिकार और नागरिकता का प्रमाण पत्र तब भी मिल गया होता। फुर्सत नहीं थी, फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी।
उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। तो लगातार दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हर जिले में जा रहे हैं, हर इलाके में जा रहे हैं, वहां पर सौगात दे रहे हैं, जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं और शिलान्यास भी नई योजनाओं का वो कर रहे हैं। तो इसको लेकर अब सवाल भी कई तरह के उठने लगे हैं कि आखिर इतना ताबड़तोड़ दौरा, इसका मतलब क्या है। और जब वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उनका तेवर भी काफी आक्रामक रह रहा है। तो इस आक्रामक तेवर को लेकर भी कि क्या 2027 की तैयारी कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू तो नहीं कर दी है, क्योंकि देखिए अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का भी दौरा होने वाला है और इस दौरे के दौरान वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेंगे और रणनीति बनाएंगे किस तरह से हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हो, फिर से तीसरी बार लगातार सरकार बने, इसको लेकर रणनीति बनाएंगे और जीत का मंत्र देंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ताबड़तोड़ दौरों से सियासी हलचल तेज हो गई है। ये सीएम योगी का क्या ये मिशन 2027 है, क्योंकि लगातार योगी के दौरे पर चर्चा भी होने लगी है, चुनाव को लेकर चर्चा होने लगी है कि क्या समय से पहले कहीं चुनाव कराने की सुगबुगाहट तो नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने। राम मंदिर विवाद को लेकर सियासत हो रही है, चढ़ावे के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, हर मंच से विपक्ष पर सीधा हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है और उसको लेकर एसआईटी जिसकी जांच कर रही है, अभी तक 8 जो आरोपी हैं उनको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेजा गया है और इस बीच बाकी जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है, उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इस पूरे मामले की तहकीकात हो रही है। तो इससे बैकफुट पर बीजेपी आ गई थी, सरकार उत्तर प्रदेश की आ गई थी, केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो बैकफुट पर आ गए थे। तो अब फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है T20 के अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो क्या ये भारी पड़ रहा है? समाजवादी पार्टी वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, आमना सामना चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। समाजवादी पार्टी का किन पार्टियों के साथ गठबंधन होता है, कांग्रेस उस गठबंधन में होगी या नहीं, ये तो बात का सवाल है। लेकिन सीधी लड़ाई अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच है। तो समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, उसकी क्या तैयारी है चुनाव के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि 2027 के चुनाव के लिहाज से क्या समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी संगठन के साथ शुरू कर दी है या फिर भारतीय जनता पार्टी की कमी को ही ढूंढ रही है। अगर मुद्दे क्या हैं, क्योंकि एक मुद्दा तो उनके पास है, अभी राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है उसमें उनके ऊपर उंगली उठ रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठ रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी और यूपी की सरकार की तरफ भी विपक्ष हमलावर है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा और क्या विपक्ष के पास मुद्दा होगा, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़े फलक पर हमारे साथ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि सीएम योगी का मिशन 2027 क्या शुरू हो गया है, ताबड़तोड़ दौरा जो मुख्यमंत्री का हो रहा है उसका मतलब क्या है, आक्रामक तेवर का क्या मतलब है और क्या तैयारी चुनाव की शुरू हो गई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक अहलावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और आकाश राय जी
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आमतौर पर पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ट्रेंड बदलते हैं। अभिषेक जी, आपसे हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अब 2027 सामने है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, और भी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2027 में। पंजाब भी है, उत्तराखंड भी है, मणिपुर भी है, गोवा भी है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है, लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं अलग अलग जिलों को, क्या ये चुनावी तैयारी है? किस तरह से आप इसको ले रहे हैं जो उनके आक्रामक तेवर हैं उसको देखते हुए? आपका क्या एनालिसिस है अभिषेक जी? मेरे दोनों को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जिस तरीके से अभी जो संगठन में फेरबदल करी है बीजेपी ने, और उसके बाद जिस तरीके से जितनी तेजी से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दौरे शुरू किए हैं और जो हमले विपक्ष पे तेज शुरू कर दिए हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ गई। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि देश के अलग अलग राज्यों में इलेक्शन होने हैं, परंतु देश की केंद्र की सत्ता का भी रास्ता अगर कहीं से जाता है और सबसे महत्वपूर्ण कोई स्टेट है तो वो उत्तर प्रदेश है, और 2 बार से बीजेपी की लगातार सरकार है। परंतु एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आज की तारीख में अगर बीजेपी के सामने सबसे मजबूत विपक्ष कोई है तो उत्तर प्रदेश में ही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सपा का प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में हुआ, उससे कहीं ना कहीं इससे पहले लगता था कि ममता बनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और बाकी लोगों को स्ट्रॉन्ग समझा जाता था, परंतु आज अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है। और दूसरी बात और कहनी पड़ेगी कि उनका संगठन मजबूत है और वो स्वयं में बहुत ही एक्टिव व्यक्ति है, तो उन्हें काउंटर करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने, ये हमें दिखाई दे रहा है। पर अब आते हैं मुद्दों पे। देखिए, मुद्दे जो हैं, बीजेपी के पास मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के। उन्होंने विकास किया है, वो परियोजनाएं जो पूरी करी हैं उन्होंने, उनका लोकार्पण कर रहे हैं, वो विकास की बात करते हैं, वो न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। तो वहीं सपा के पास भी बहुत ही ऐसे ऐसे मुद्दे गोद में आके गिर गए हैं जो बीजेपी ने स्वयं गिराए हैं, जिसका बीजेपी को कहीं ना कहीं जनता के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। जो अयोध्या में हुआ, उसका जिस तरीके से घोटाला सामने आया, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले भी दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों में बहुत बड़े बड़े घोटाले मंदिरों में पाए गए हैं, परंतु ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में श्री राम मंदिर जो अयोध्या का है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये स्वयं बीजेपी की कहीं ना कहीं गलतियों से कि वहां ध्यान नहीं दिया गया, उसके व्यवस्था में ध्यान नहीं दिया गया, तो ये सीधे सपा की गोद में उन्होंने मुद्दा डाल दिया। दूसरा, ब्राह्मणों के साथ जो और जनरल कैटेगरी के साथ जो इन्होंने यूनिवर्सिटीज में जो नियम लेके आए थे, उससे कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी भी नाराज, थोड़ी बहुत नाराजगी है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जो सपा हाथों हाथ ले रही। अब सवाल देखना यह है कि बीजेपी ने काउंटर कैसे कर। हाँ, बिल्कुल यही सवाल है कि इन मुद्दों को का फायदा कितना उठा पाती है और बीजेपी को वो कितना घेर पाने में सफल हो पा रही है चुनाव के दौरान, चुनाव में वोटिंग को लेकर। ये बड़ा सवाल है। रविंद्र जी से हम ये भी जानेंगे, लेकिन आकाश जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आकाश जी, बहुत स्वागत है। जरा बताइए, तैयारी आप लोगों की चुनाव को लेकर ही हो रही है क्या? ये पूरा सब कुछ जो चल रहा है वो 2027 के परिप्रेक्ष्य में ही सब मुख्यमंत्री का दौरा, सौगात, उपलब्धियां गिनाने का जो क्रम चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन लोगों के बीच में काम करने वाली पार्टी है। और वो चाहे हमारे शीर्ष नेता हो, चाहे हमारे छोटे कार्यकर्ता हो, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो, क्षेत्र के पदाधिकारी हो, जिले के हो या राष्ट्रीय टीम के हो, सारे के सारे लोग दिन प्रतिदिन लगातार उनकी बैठकें होती है, मुलाकातें होती हैं, अलग अलग जगहों पे दौरे होते हैं। आप देखिए आनंद जी कि इस उत्तर प्रदेश में कभी नोएडा को
ये अपशकुन माना जाता था कि वहां पे अगर मुख्यमंत्री चले गए तो फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने इस मिथक को तोड़ा और लगभग आधा दर्जन से अधिक बार उन्होंने नोएडा का दौरा किया। सिर्फ 5 साल की सरकार में पिछली बार की बात कर रहा हूं। तो हम चुनाव को देख के दौरा करें, ये बात मैं नहीं मानता हूं। हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उनके बेहतरी के लिए किस प्रकार से काम हो, कैसे लगातार जनसंपर्क का हमारा जो एक अभियान है उसको कैसे और मजबूत किया जाए। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व हो, सब लोग कहीं ना कहीं जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं। और जिले टू जिले मुख्यमंत्री जी की सभाएं पहले भी लगती थी, अब भी लग रही हैं। हम चुनाव को देख के ये रणनीति नहीं बनाते हैं। ठीक है, चुनाव को देखकर रणनीति नहीं बनाते, लेकिन डॉक्टर अभिषेक अहलावत ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपके जो विपक्ष के लोग हैं, और समाजवादी पार्टी ही वहां पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसको लेकर, उन मुद्दों को लेकर आप लोगों के ऊपर हमलावर है। राम मंदिर में चंदा चोरी का जो ये पूरा मामला है उस पर लगातार घेर रही है। ब्राह्मण को लेकर जो मामला सामने आया था, ब्राह्मणों को लेकर यूजीसी का और कई दूसरे जो मामले थे उसको लेकर भी, तो आप लोगों के ऊपर समाजवादी पार्टी, मतलब उनको तो चुनाव का एक मुद्दा मिल गया है आप लोगों के खिलाफ। एक पूर्वांचल में एक कहावत कही जाती है कि सूख पसूख चलनियों हंसे, ये भोजपुरी में एक कहावत है। हाँ। तो यही हाल समाजवादी पार्टी का और अखिलेश जी का है। हाँ। इन लोगों ने सदैव से, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तब से इन लोगों ने सनातन का, राम भक्तों का अपमान करने का लगातार प्रयास किया। और यहाँ तक कि इन लोगों ने निरीह राम भक्तों पे, निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां तक चलवाई। नहीं तो उसके बाद तो राम मंदिर बन गया आकाश जी, उसके बाद राम मंदिर बना, पूजा अर्चना शुरू हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी तो बात है ना, उसी की बात हो रही है। बाकी तो जो संघर्ष हुआ, जो हुआ वो सब तो हुआ ही। निश्चित तौर पे जो कुछ हुआ, हमने उस पर मिट्टी डालने का काम नहीं किया ना। इस सरकार ने तत्परता दिखाई, हमने एसआईटी का गठन किया। और जब एसआईटी का गठन हुआ तो बार बार विपक्ष के लोगों ने यह सवाल उठाया कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। और मुझे कायदे से याद है आनंद जी कि मैंने आपके टीवी चैनल पे लगातार बार बार ये बात कही थी, जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता था कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, तो मैंने ये कहा था कि एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी अपना काम करेगी और उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे। वो तो ठीक है, वो फाइंडिंग हो रही है, वो काम वो चल रहा है, लेकिन सवाल ये है ना कि वो ये मुद्दे क्या भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? नहीं, ये मैंने कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा कैसे दी जाए, ये काम सरकार का होता है और ये जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, ये जिम्मेदारी उनकी है। रविंद्र जी ये लोग कह रहे हैं कि उस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। अभिषेक जी ने 2 मुद्दे बताए कि वो इन दोनों मुद्दों के साथ आप भी अपने आक्रामक तेवर में हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये कि समाजवादी पार्टी कितनी तैयार है, संगठन के लिहाज से कितनी तैयार है 2027 के चुनाव के लिए, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। जो काम चल रहा है, जो पूरा हो गया है, उसका लोकार्पण कर रहे हैं, नए शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे पार्टी की तरफ से चुनाव से पहले, उन वादों के बारे में वो बता रहे हैं, अपनी जनता को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को लेकर भी काफी आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग तैयार हैं उनके जो लगातार कुछ समय के जो बयानों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं? साइकिल पंचर हो गई है, साइकिल आएगी तो दंगा करवाएगी, लोगों से ये कह रहे हैं, चाचा भतीजा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास तो सैफई में ही केवल हुआ था। पीलीभीत का अगर वो विकास करते, 4-4 बार सत्ता में रहे, अगर पीलीभीत का विकास अगर उनके एजेंडे में होता तो वहां पर मेडिकल कॉलेज खुल गया होता। ये भी बता रहे हैं पीलीभीत में जाकर। आनंद जी बहुत अच्छा है कि उन्माद के माहौल में आपने मुद्दों की बात शुरू की हुई है, इसलिए आपका स्वागत करता हूं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ हम कितने तैयार हैं उसकी एक झलक बता देता हूं मैं। 74 सांसद से 33 सांसद, 312 विधायक से 255 विधायक, पंचायत के चुनाव में 779 उनकी सीट है, 579 ने, सॉरी मैं गलत बोल गया, 779 हमारी सीट है, 579 उनकी सीट है, और अब 0 अब चुनाव ही नहीं करा रहे हैं डर के नाते। निकाय चुनाव किया, सारे इनके लोग जीते, लेकिन 30% शर्मनाक वोट मिला भारतीय जनता पार्टी। ये हमारी तैयारी का परिणाम है। तैयारी किस चीज पे करते हैं हम लोग? हमारे पास मुद्दे हैं और जमीनी मुद्दे हैं। उन्माद का सहारा नहीं लेते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, और एक मुख्यमंत्री के रूप में असंवैधानिक शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा जो मुद्दा है सामाजिक न्याय का है। फिर वर्तमान समय में जो पेपर लीक चल रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, नीति आयोग द्वारा दिए गए फिगर कि स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था में उत्तर प्रदेश अंतिम से दूसरे स्थान पे है। तो इस प्रकार की वो जो समस्याएं हैं जो ग्राउंड लेवल पे दिखाई पड़ती है, हम लोग उसकी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और तैयारी करते हैं। तैयारी करने के लिए हमारे पास पीडीए चौपाल हैं, पीडीए पंचायत है, पीडीए साइकिल यात्रा है, पीडीए जन जागरूक यात्रा है, और राम जन्मभूमि घोटाला जन जागरूक यात्रा है। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लगातार काम कर रहे हैं, सबको क्षेत्र बांटे गए हैं। नया मुद्दा जो आया है प्रभु श्री राम के मंदिर का, उसको भी जोर शोर से हम हिंदू समाज के आगे रख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये वही लोग हैं कि आपका हिंदू नाम हटा के सनातन धर दिया, और इनके एक मुखिया जो पेरेंट कंपनी के हैं मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू शब्द विदेशी है, और हिंदू शब्द ना बोल के शर्म महसूस करते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो प्रभु श्री राम को अवैध संतान बताती है, माता जानकी को टेस्ट ट्यूब बताती है, हनुमान जी को दलित बताते हैं, और मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई, मतलब अब नागपुर में लिखा जाएगा। तो हम सारे मुद्दों पे तैयार हैं। अब रही योगी जी की बात, तो योगी जी का क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उन्हीं को याद नहीं रहता है। लेकिन अभी सर आप कह रहे हैं तो उसमें अभी उत्तर प्रदेश योगी जी का एक बयान आज ही का है कि उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पाप के कारण कभी बीमारू था, आज वो भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है। ये बता रहे हैं कि मजबूत इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हुई है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का। कम से कम योगी जी ने इन्वेस्टमेंट की बात कही, इसके लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए। आखिरी बार वो पिछली फरवरी में बोले थे 40 लाख करोड़, जब महामहिम जी उत्तर प्रदेश में आई थी। 40 लाख करोड़ कहाँ है, उसमें से 40 रुपए दिखाते हैं तो बड़ी बात होगी। बल्कि इसके चक्कर में इनका जो सीईओ था जेल का चक्कर लगाने से बच गया बेचारा किसी तरीके से। अब आइए जो आपने कहा योगी जी के सांख्यिकी आंकड़े, योगी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश, हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को बता चुके हैं। एनसीआरबी ने बता दिया कानून व्यवस्था सबसे खराब, और किसी भी प्रकार का औद्योगिकरण पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। जरूर पेपरों में अखबारों में कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके सुने डिफेंस कॉरिडोर बना, सोलर लाइट प्रोजेक्ट लगेगी, कह रहे हैं कि डिफेंस कॉरिडोर बना, ब्रह्मोस मिसाइल वहां से बन रहा है, और उसने जो दिखाया कारनामा वो सबके सामने है। बता रहा था योगी जी कह रहे थे, मंच से कह रहे थे, आपने भी सुना होगा कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। लखनऊ में बना ही नहीं सकते, प्रोटेक्टेड जोन है, वहां पर ऐसे फायर की चीजें नहीं बनाते, कुछ भी बोलेंगे उनका। अब जो आप बता रहे थे कि इलेक्ट्रिफिकेशन का, हम लोगों ने प्रयोग के रूप में माननीय अखिलेश जी के टाइम में, अच्छा तो वो रक्षा मंत्री आए, उसका उद्घाटन वगैरह हुआ, वो सब कार्यक्रम हुआ, वो सब क्या था? 10 लाख किया था, 2 करोड़ नौकरी किया थी,
काला धन किया था, ऐसे नहीं, वो क्या था? वो डिफेंस कॉरिडोर का जो ब्रह्मोस मिसाइल वाला था, वो सब क्या था जब आए थे? वो सब कुछ क्या रक्षा मंत्री झूठ बोल कर गए? रक्षा मंत्री जब अपने शहीदों पे झूठ बोल सकते हैं तो उनकी क्या बात करिए, छोड़िए जरा आप आइए जरा। नहीं, आपने बताया, इसको आप बता दीजिए ना, अब इसको आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये कह के आगे निकल जाए वो हमारे दर्शकों के लिए भी जरूरी है जानना। अगर आप ये कह रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर नहीं बनता है, वो सब फर्जी है, तो ये बताइए आप। पहली बात तो ये बता पूछ लीजिएगा रक्षा मंत्री से, किस जगह पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है लखनऊ में? लखनऊ में आप आकाश जी और अभिषेक जी बताएंगे। आकाश जी बताइए। अब ये देखिए, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। ये पता नहीं कहाँ इन लोगों को मिल जाता है ये आंकड़े और ये झूठ का पुलिंदा, ये समाजवादी पार्टी से इन लोगों को मिलता है। इन लोगों को पता नहीं है, शायद जाके इनको देखना चाहिए कि सरोजनी नगर क्षेत्र में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है। ये जाके वहां पे चेक करेंगे तो पता चलेगा। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव जी के यहाँ से एक चीज पा जाते हैं और वही झूठ बोला करते हैं। ये वही लोग है ना जो लोग उत्तर प्रदेश में 8 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे और ये यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थिति ये कर दी थी कि आप सोचिए कि हमारी सरकार आने के बाद 2014 में प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को खुले शौच से मुक्ति देना चाहते हैं। ये लोग तो इतने नकारे थे कि देश की गरीब महिलाओं को शौचालय और आवास नहीं बना के दे पाए, तो ये ब्रह्मोस बनाने की क्या बात करेंगे भाई? ये लोग सिर्फ MOI बना सकते हैं, ये PDA बना सकते हैं। आज तो आनंद जी मैं एक बात बता दूं, ये PDA क्यों करते हैं? ये समाजवादी पार्टी कहने की हैसियत नहीं है इनकी, क्योंकि जब ये समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट मांगेंगे तो जनता इनके गुंडा राज को, इनके भ्रष्टाचार को और इनके जंगल राज को। ठीक है, अब आप रविंद्र जी अब आप ये पूछ रहे हैं कि कहां बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये तो आप डालिए और वहां पर जानकारी मिल जाएगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित ब्रह्मोस एरो स्पेस का नया मेगा उत्पादन शुरू होने के साथ ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण क्षमता में करीब 20% की वृद्धि हुई है। केंद्र अब देश का सबसे बड़ा ये केंद्र जो है ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन केंद्र बन गया है। और साथ ही कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के सह निदेशक अलेक्जेंडर मैक्सिचेव ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी से बातचीत में बताया कि लखनऊ स्थित नए केंद्र में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का उत्पादन पूरा हो चुका है और दूसरी खेप का निर्माण कार्य चल रहा है। मतलब अब सवाल यह है कि अब सच कौन बोल रहा है? अब ये तो आप जबरदस्ती एक बयान देकर निकलने की कोशिश, हमारे दर्शकों को आप क्लियर कीजिए। देखिए, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह के बयान को जोड़कर इससे ये पूछा जाए, अखिलेश यादव क्यों चुप थे? अभी तक उसकी बात क्यों नहीं उन्होंने उठाई? आपकी पार्टी ने क्यों नहीं अभी तक कहा कि ये झूठ है? सवाल तो ये भी है ना। नहीं, आनंद जी, समाजवादी एक मिनट जरा उनसे क्लियर कर लेने दीजिए रविंद्र जी से। जो पहली बात तो जो सरोजनी नगर है वो नेशनल हाईवे नहीं, ये बताइए कि वो हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा ना, सुन तो लीजिए। नहीं, आप बताइए। आप सीधे खारिज कर रहे हैं, आप सीधे खारिज कर रहे हैं। आप अपने इस बात पर सरोजनी नगर क्या लखनऊ से बाहर है क्या? आप कैसी बातें करते हैं रविंद्र जी? वरिष्ठ नेता है आप, कम से कम इतना ध्यान रखिए, सरोजनी नगर लखनऊ की एक प्रमुख विधानसभा है और प्रमुख क्षेत्र है, 5 इलाका, पूरा सेना का इलाका उसमें आता। आप क्या बात कर रहे हैं? रविंद्र जी सुनिएगा या अपने मर्जी की बात बोलिएगा या कहिएगा समाजवादी? नहीं, आप इस पर क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। एक मिनट है आकाश जी, एक मिनट उनको क्लेरिफिकेशन देने दीजिए। हाँ, सुन तो लीजिए। हाँ। जो ब्रह्मोस या इस प्रकार की कोई चीजें बनती हैं जो स्पेस से रिलेटेड हैं, वो DRDO के देख में बनती हैं। DRDO की गाइडलाइंस हैं। जो जन क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में ऐसा कोई उत्पादन हो ही नहीं सकता है। वो बेसिकली टेस्टिंग सेंटर है। जो मिसाइलें बनेंगी उनका टेस्टिंग सेंटर है, तो टेस्टिंग सेंटर को उत्पादन सेंटर नहीं कह सकते हैं। अरे भाई, ये तो अरे आप कर रहे हैं। अब ये देखिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस के सह निदेशक अलेक्जेंडर मैक्सिचेव कर रहे हैं। वो भी उनको भी ये नहीं पता है क्या? नहीं, क्या कह रहे हैं कि हम उत्पादन कर रहे हैं यहाँ पे? वो कह रहे हैं कि पहली खेप का उत्पादन पूरा हो चुका है, यहां से दूसरी खेप का उत्पादन हो रहा है। कहां पर? लखनऊ की बात हो रही है।
लखनऊ की बात हो रही है सर। डीआरडीओ के नियम समझ लीजिए, सारी चीजें मैं भेज दूंगा आपको। अरे सर, लखनऊ की बात हो रही है, और अगर ये नहीं था तो इतने दिन तक आप लोग चुप क्यों थे, ये भी तो सवाल है। मैंने 3 चीजों पे हमेशा बोला है। हाँ, आपकी पार्टी की तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं आया, ये आप आपके चैनल पे ही बोला है। 3 चीजें बोली है, सुन लीजिए। हाँ, किसी प्रकार की मिसाइल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। जो विस्फोटक पदार्थ बनते थे कानपुर में, उनका भी उत्पादन बंद हो गया है। अच्छा, अभिषेक जी जल्दी से आप इस पर कुछ बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। ये यही है कि बयान दे दीजिए, बयान दे के निकल जाइए, उस पर आप लिए। लेकिन ये सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये गंभीर चर्चा हो रही है, गंभीर आदमी है, हल्के में इस तरह की बात आप कह के चले जा रहे हैं। नहीं, आपको मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, आप करें हल्के में। आपने ना मेरे तर्क सुने और ना तर्क सुनने को तैयार हैं। अरे भाई, अरे सर, ये आप तर्क दे रहे हैं। मुझे तो यही आश्चर्य हो रहा है, कि इतने दिनों से समाजवादी पार्टी ने अगर ये झूठ है तो इस झूठ के खिलाफ सड़क पर उतरकर इसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया। हमारे जवान शहीद नहीं हुए, इसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया। अगर ये झूठ है तो आपके पास मौका था। अभिषेक जी 1 मिनट अभिषेक जी की बात सुन लेते हैं। अभिषेक जी। रविंद्र जी बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और जहां तक मुझे ज्ञान है ये रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए भी रहे हैं। ये डीआरडीओ की ये बात कर रहे हैं कि डीआरडीओ के नियम ऐसे हैं कि सिविल क्षेत्र में नहीं बन सकती मिसाइलें। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गली मोहल्ले में या किसी सोसाइटी में ये फैक्ट्री आज नहीं लगी हुई। उत्तर प्रदेश का ये तो हमें मानना पड़ेगा, जो डिफेंस इक्विपमेंट का, मैं केवल ब्रह्मोस की बात नहीं कर रहा हूँ, AK-104 जो बन रही है वो भी उत्तर प्रदेश में बन रही है, जिसकी भारी मात्रा में इंडियन आर्मी को सप्लाई हो रही है, वो भी उत्तर प्रदेश में बन रही है। इस समय जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें एक भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और रही बात नौकरियों की, देखिए जब वहां पे काम फैक्ट्री लगी तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं उत्तर प्रदेश में जो लेबर आई होगी वो तमिलनाडु से आई होगी। उत्तर प्रदेश खुद लेबर पूरे देश को भेजता है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का लेबर को यहीं पे काम मिला होगा। तो ये कह देना, सिरे से नकार देना कि उत्तर प्रदेश का कुछ वो बदलाव नहीं हुआ है, देखिए ये सच से आंखें मोड़ने जैसा होगा। 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आज से पहले आप सबकी मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव जी ने तरक्की के काम नहीं किए, परंतु इस तरीके का कभी विजन था ही नहीं। मैं कहता हूं कि ये सरकार गलतियां कर रही है, मैं इसमें दो राय नहीं है। CWG की रिपोर्ट आई, खनन के ऊपर बहुत बड़े घोटाले पाए गए, पर अफसोस ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सपा के भी हाथ उसमें और विपक्ष के भी हाथ उसमें लगे हुए हैं। इसीलिए मैं कभी उनकी तरफ से इस मुद्दे के ऊपर कभी भी किसी प्रवक्ता को तर्क रखते हुए नहीं देखा। खनन माफियाओं में कहीं ना कहीं इसका मतलब विपक्ष का भी हाथ है। इस तरीके के मामलों को कभी विपक्ष नहीं उठाता। ये कहना कि ब्रह्मोस नहीं बनी, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। सरोजनी नगर दिल्ली से, लखनऊ से बाहर है, ये कहना भी सरासर झूठ है। इंडस्ट्रियल एरियाज अलग होते हैं, सिविलियन इलाके अलग होते हैं। हमारे यूपी में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए गए हैं साहब। हमारे मेरठ तक RTR लाई गई है, जो पहली अपने आप में उत्तर प्रदेश की पहली, देश की पहली ऐसी परियोजना है, और उसकी DPR क्लियर हो गई है हरिद्वार तक जाने के लिए। तो ये सब विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं। जो दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है दिया सहारनपुर, उसे देख लीजिए। जो रास्ते कभी 6-6 घंटे लगा करते थे, आज 2 घंटे में वो काम पूरे हो जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे चेंजेस देखे हैं हमने। हाँ, ये है। अब ये जैसे ठीक है, अब इसे आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ये भी है कि देश में 4 मेगा उत्पादन सेंटर हैं, जिसमें से एक लखनऊ भी है, और ये सबसे बड़ा मेगा उत्पादन सेंटर है। खैर, अब इस पर आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ये 2027 के चुनाव को लेकर। अब एक सवाल ये भी है ना रविंद्र जी, कि आप ही के पास आ रहे हैं फिर से, उसके बाद फिर आकाश जी के पास जाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा आप कह रहे हैं,
राम मंदिर का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, पूरी रणनीति के साथ उठा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार, एक समय ऐसा लगा कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन अब वो फ्रंट फुट पर खेलने लगी। T20 के अंदाज में वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और आप लोग को लेकर ही आपके सारे 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश दोनों की तुलनात्मक बातें सामने रख रहे हैं। तुलनात्मक आंकड़े मैंने आपको गिना दिए। उत्तर प्रदेश की इस समय क्या स्थिति है। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि बिजली हम 8 घंटे नहीं दे पाते थे। जब हमको भाजपा से सरकार मिली थी तो उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की कैपेसिटी थी आज 8,000 मेगावाट थी। 5 साल में हम लोगों ने बिजली का उत्पादन बढ़ा के दुगने से कुछ ज्यादा किया था, 17,000 मेगावाट से ज्यादा। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है, क्योंकि झूठी बोलती है, इसमें भी झूठी बोल रहे हो, लेकिन मान लेते हैं कि 24,000 मेगावाट है, तो 17,000 में ये 7,000 मेगावाट जोड़ पाए खाली। और हम 6 बिजली उत्पादन केंद्र बना के गए थे और 3 छोड़ के गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर। वो चाहते इसमें बना के दुगना कर सकते थे 10 सालों में। इनकी सरकार तो यही करी है कि 24-25 हजार मेगावाट उत्पादन है। एक वैल्यू जो रिक्वायरमेंट है वो 33,000 मेगावाट है। तो हमें सेंट्रल ग्रिड से खरीदना पड़ता है, इसीलिए बिजली बिल इन्होंने बढ़ा के दुगना तिगुना कर दिया। पहला तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो फेलियर कर रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखेंगे, अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की या सड़कों की बात छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में एक भी फैक्ट्री बता दे जो लागू हुआ। अभी से ब्रह्मोस कह रहे हैं आप, ऐसे ही इन्होंने कहा हमने सैमसंग की फैक्ट्री लगा दिया था। तो सैमसंग की असेंबलिंग फैक्ट्री का उद्घाटन हम लोगों ने किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने, और उसमें असेंबलिंग इन लोगों के टाइम में चालू हुई और बताते मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लगा दिया ब्रह्मोस वाली स्टाइल में। तो कोई भी काम अगर इन लोगों ने किया हो, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया होता तो बेरोजगारी नहीं होती। आप दिखाते, आप वहां पर को बुला के लखनऊ में महारोजगार योजना चला रहे थे और नौकरी कहां दिला रहे थे, डिलीवरी बॉय का, तो आप यहीं लगवा देते। जहां पर आप लगा रहे थे आप वहीं नौकरी लगवा दिए रहे होते। अब लखनऊ की बात सुन लीजिए। लखनऊ में हमारे मार्गदर्शक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने टेल्को का प्रोजेक्ट लगाया था, बंद पड़ा हुआ है। अपट्रॉन की फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, विक्रम बंद पड़ी हुई है। हम लोगों ने जो TCS शुरू किया था या साइबर जोन शुरू किया था, बंद पड़ा हुआ है। या क्या है, आपने ये कह दीजिएगा कि ब्रह्मोस की लगा दिए हैं। अरे आप बताइए ना ब्रह्मोस का, हम आपके पास सब भेजेंगे आनंद जी कि ब्रह्मोस कहाँ बनती है, कैसे बनती है और किसके सपोर्ट से बनती है। तो अभी कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब मैं खत्म करूंगा तो कोई भी दो हमारे साथी और हैं वो बता दे कि एक इंडस्ट्री यहाँ लगी है। अच्छा ठीक है, ये स्थिति 2017 के पहले भी थी या 2017 के बाद ही सारी शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल्योर है, या फिर इंडस्ट्री नहीं है, बंद हो गई? मैंने हमारे 2017 में क्या थी मैंने बता दिया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज का नाम ले लिया, दोबारा लेने से टाइम ही वेस्ट होगा। अब उसके साथ कुछ स्वास्थ्य के केंद्र जोड़ देते हैं। राम मनोहर लोहिया PGI से ज्यादा अच्छा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जो PGI तर्ज पे बना था। कैंसर हॉस्पिटल कभी नहीं था पूरे उत्तर प्रदेश में, कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, बंद पड़ा है। सीतापुर में ट्रॉमा सेंटर बना था, ये चला नहीं पाए, कैंसर हॉस्पिटल में स्थापित नहीं कर पाए। ठीक है, अब जरा जवाब दीजिए आकाश जी, आप जवाब दीजिए। पूरी आपकी सरकार फेल्योर रही है, ये कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब यही है कि आप लोग सिर्फ बयान दे रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। नहीं, देखिए कितनी साफगोई से ये लोग झूठ बोलते हैं। अभी डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही थी। डिफेंस कॉरिडोर में लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट ये उसके मुख्य केंद्र हैं। और उसमें वहां से स्पष्ट रूप से मैंने बताया आपके चैनल पे कि सरोजनी नगर में
ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाती है। उसके बावजूद ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया आप अध्ययन करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो इंडिया वाइज के लोगों को लीजिए, मैं भी साथ चलता हूँ, चल के आपको सामने दिखवा देते हैं, तब भरोसा कर लीजिएगा। अब समस्या क्या है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये जो अभी बार बार ये लोग जब दर चुनाव विपक्ष की दशा देख रहे हैं ना, तो इनको ये पता है कि आने वाले 4-5 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो इनकी स्थिति क्या होगी। तो हताशा में, निराशा में एक चिट्टा बना दिया है अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। ये चिट पकड़िए और जाइए और सभी टीवी चैनलों पर बैठ के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलिए। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं आनंद जी, उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, ये समाजवादी पार्टी बढ़ते जनता होने जा रहे हैं। जनता इनको इस बार 50 का आंकड़ा भी पार नहीं करने देगी, क्योंकि ये बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार राम जी का, सनातनियों का अपमान करते हैं। अभी रविंद्र जी ने, आप जब डिबेट खत्म हो जाएगी तो एक बार रिमाइंड करवा के चलवा लीजिएगा। इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में एक आपत्तिजनक बात अभी बोली इसी चैनल पे, इसी डिबेट में बोली, लेकिन मैं उस बात को कह भी नहीं सकता। ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कैसे इस देश में सनातन के लोगों को, हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए, ताकि जो इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है वो सफल होती रहे। आज इनको प्रभु श्री रामचंद्र जी याद आ रहे हैं, अच्छी बात है। जब कोई प्रभु श्री राम को याद करता है ना, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है। और हम ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव एक दिन अपने सारे विधायकों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेके जाएं और कम से कम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करें। और ये कह रहे थे ना कि चंदा चोरी की बात, बार बार सिर्फ सनातनियों को अपमानित करने के लिए ये बात करते हैं। हमने एसआईटी गठित की, एफआईआर किया और आगे भी जांचें चल रही हैं। कोई भी दोषी हो, कितना भी बड़ा रसूखदार हो, कितना भी पावरफुल हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसने भी एक एक पाई का हिसाब किताब होगा और जिसने भी चोरी किया है सबको पकड़ के बिहाइंड द बार भेजने का काम करेंगे। लेकिन मैं रविंद्र जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, अच्छे नेता है, अरे ये अभियान अगर चंदा चोरी के खिलाफ चलाना चाहते हैं तो रविंद्र जी एक अभियान कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का भी छेड़ा जाए। समाजवादी पार्टी के लोग छेड़े, समाजवादी पार्टी के लोग तो कृष्ण जी को अपना वंशज मानते हैं ना, तो आप लोग शुरुआत करिए। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक यहीं पर तो आना था भारतीय जनता आपके पार्टी साथ को। खड़ा होगा। हाँ, यहीं पर तो भारतीय जनता पार्टी को आना था। अब एक चीज और चर्चा चल रही है अभिषेक जी, सारी जो कवायद चल रही है उसके पीछे एक चर्चा, आप जरा बताइए, आपका एनालिसिस हम आप जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है और अभी क्या कुछ समय, चुनाव तो ड्यू है फरवरी मार्च में, क्या उससे पहले भी चुनाव कराने की सुगबुगाहट अंदर खाने चल रही है क्या? आनंद जी, इस तरह की कोई सुगबुगाहट, कोई खबर मुझ तक तो नहीं पहुंची। हाँ। एक बात, एक चिंताजनक बात जो मुझे सपा के तरफ से पता चली कि पीडीए की पंचायतें हो रही हैं। अभी इनके एक सेक्टर संयोजक हैं सतपाल यादव जी, मवाना क्षेत्र में मेरठ में एक बैठक हो रही थी, उसमें सपा के कुछ पूर्व और कुछ मौजूदा विधायक मंच पे विराजमान थे। तो उनमें आपस में झगड़ा हो गया और जो सतपाल यादव जी थे उन्होंने ये कहा कि यादवों की पार्टी है और हमें अगर सीट पे बैठने की प्रमुखता से जगह नहीं दोगे तो ये ऐसी कोई सभा नहीं होने देंगे। और वहां उसकी वीडियो जो है काफी प्रसारित हुई। तो कहीं ना कहीं दोबारा से वही सवाल आके खड़ा हो गया कि पीडीए की का मुद्दा है या यादवों का मुद्दा। तो ये कहीं ना कहीं सपा के लिए एक हड्डी बन सकती है हलक में कि ये यादव की जो प्रमुखता रही हो, खासतौर से एक परिवार की, ये बीजेपी के लिए बहुत ही फायदेमंद बनने की संभावना लग रही। रविंद्र जी शायद इस बारे में वो डाल सके कि जो इनके जो संगठन में हुआ, सतपाल यादव जी जो सेक्टर संयोजक हैं मेरठ क्षेत्र के, उनके साथ जो उनके बयानात आए कि तो यादवों की पार्टी है, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहें। रविंद्र जी कुछ आपके, अगर आपको जानकारी है तो। मुझको नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पे कोई कुछ भी कर सकता। आर्टिकल 19
पार्टी गवर्न होती है हमारे संविधान से। जैसे ये हिंदूवादी पार्टी कहते हैं, लेकिन जब ये अपने को रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग में, तो सेकुलर पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हैं पैरा 7 में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी कही गई कि हम सेकुलर नहीं है, सेकुलर शब्द ही निकाल देंगे। तो ये उसी प्रकार का हमारी पार्टी संविधान से चलती है, चलती रहेगी। व्यक्तिगत रूप से कोई बयान देने के लिए स्वतंत्र है, उस पर हम भारतीय जनता पार्टी वाले की तरह रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो कुछ आंकड़े जो निकले उसमें जो उत्तर प्रदेश के 2017 के जीएसडीपी थे वो 12.89 लाख और आज 2026 में ये करीब करीब 36 लाख के आसपास है। प्रति व्यक्ति आय की भी बात आपने की, 43,000 के करीब 2017 में ये आंकड़ा था और आज 2026 में 1,20,000 का है। तो डिफरेंस तो है ना? हाँ, डिफरेंस है। तब उत्तर प्रदेश सरकार का खर्चा कितना था, वहीं से पढ़ के बता दीजिए। बजट भी इस बार का ऐतिहासिक बजट रहा उत्तर प्रदेश का। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ आनंद जी, कि जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ के बताइए 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार का बजट कितना था, घाटा कितना था और सरकार के ऊपर उधार कितना था। 9 लाख करोड़ रुपए का उधार है, प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ का उधार बढ़ता है। और इस उधार में जो बताते हैं हमने सड़कें बनवा दी हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है सड़क बनवाने वाली, वो भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो उधार में है। उसको भारत की कोई भी संस्था अब उधार देने को तैयार नहीं है। विदेशी लोग हमको पैसा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए हम उधार हो चुके हैं। मतलब हमारे आपके ऊपर भी 4.5 लाख अच्छा, एक चीज देखिए रविंद्र जी, आप लोग तो जमीन से जुड़े लोग हैं, जनता के बीच आप लोग जाते हैं। ये सब आंकड़े जो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इन सब आंकड़ों से आम लोगों को कोई खास मतलब नहीं होता। आम लोगों को मतलब होता है सड़क, बिजली, पानी उसको मिले, उसके लिए जो उसकी जरूरत की चीजें हैं वो सुविधाएं उसको मिले। और वो ठीक है, इन आंकड़ों का भी मतलब होता है, इन आंकड़ों का मतलब है तभी वो हम दे सकते हैं। लेकिन वो सब चीजें तो उन्हें मिल रही हैं, उनको बेहतर सड़क मिल ही रही है, उनको अब तो नदियों में भी जहाज चलने लगे, ये भी उनके पास है, बिजली भी है, शिक्षा में भी लगातार बदलाव हो ही रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नए नए अस्पताल खुल रहे हैं और नए इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो लोगों को तो यही चाहिए ना। सही है, शुरू से लेकर चले बिजली उत्पादन, इसी को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में और विद्युत विभाग में सबसे बड़ा अनरेस्ट है। अच्छा, यही सरकार आई। देखिए अब देखिए, हम आपको एक चीज बता रहे हैं। अब हम लोग 2026 में है, देश आजाद 1947 में हुआ, 1951-52 में चुनाव हुआ और उसके बाद से सरकारें आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद आज भी जब चुनाव होता है तो यही कहा जाता है कि हर व्यक्ति को हम छत देंगे, पीने का पानी देंगे। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि इस देश में पीने का पानी आज भी हम नहीं पहुंचा पाए हैं। एक लक्ष्य कि हर घर में हम बिजली देंगे, ये लक्ष्य लेकर तो सरकार चली ना। हर घर में हम शौचालय देंगे, ये लक्ष्य लेकर सरकार चली ना। मान लीजिए आप अगर कह रहे हैं कि उसका कोई वो 100% सफल नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो सफलता मिली ना। अभिषेक जी देखिए, अखिलेश यादव जी ने अपने राज्य में छात्रों में लैपटॉप का बंटवारा किया, जो कि बहुत ही एक अच्छी पहल थी छात्रों के विकास के लिए। पर उस समय अफसोसनाक जगह एक दृश्य ये देखने को मिला था कि लखनऊ से 30 किलोमीटर के दायरे में ऐसे गांव थे जहां पे लैपटॉप तो मिल गए छात्र को, परंतु वहां पे बिजली नहीं थी कि वो अपने लैपटॉप को चला सके। रविंद्र भाई कह रहे कि उन्होंने बिजली की व्यवस्था उनके टाइम पे उन्होंने बहुत बढ़ाई, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाई होगी। परंतु आज उत्तर प्रदेश में कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां पे बिजली ना पहुंची। और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, आज की तारीख में बिजली कटिंग हो रही है और ये अपने आप में चिंता का विषय है। परंतु उस जमाने को याद जब हम करते हैं सपा के, तो उसके मुकाबले आज की तारीख में गांव में 18 घंटे बिजली बड़े आराम से आ रही है।
और शहरों की तो बात कुछ और ही है। मैं तो गांव का आदमी हूं, मैं तो गांव की बात ज्यादा कह सकता हूं। पहले किसान को बिजली मिल जाए ये बड़ी बात होती थी। आज ज्यादातर किसान अपनी जो सिंचाई कर रहा है वो बिजली के माध्यम से ही कर रहा है। तो चेंज तो आया है। और सड़कों पे जितना बदलाव हमने देखा, कितना भी आप आंकड़ों की बात करें, करते रहिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने अच्छे तर्क रखे। परंतु जिस रास्ते के 6 से 8 घंटे लगा करते थे तय करने में, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने में लगभग 8 घंटे का समय लगता, आज वो 3 घंटे रह गए। दिल्ली से देहरादून की यात्रा जो सहारनपुर के रास्ते जो हाईवे गया है वो मात्र 2 घंटे में कवर हो जाता है। मेरठ से जो दिल्ली ये जो ट्रेन गई है RRTS, ये मात्र 1 घंटे में सुपर फास्ट, वहां पे इतनी बढ़िया ट्रेन का हमने कभी सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी चलेगी। तो ये सब बदलाव देखे हैं रविंद्र जी, ये सब जनता देख रही है। जो आंकड़े आप कह रहे हैं ठीक है, पर अनुभव जो है, हाँ, जो आम व्यक्ति अनुभव कर रहा है वो उन आंकड़ों से बहुत विपरीत है। बिल्कुल यही है, आंकड़े तो हैं, आंकड़ों को कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन लोगों को उन आंकड़ों से नहीं मतलब, उन्हें चाहिए कि वो सारी सुविधाएं उनके पास आए। आकाश जी, जरा ये आप बताइए, आज के समय में अगर चुनाव हो तो आप तैयार हैं? आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं लगातार तीसरी बार के लिए, हैट्रिक के लिए? आनंद जी, मैंने पहले भी कहा और फिर भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि हम लोग पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायी हैं और हम लोग 24/7 365 दिन तैयार रहते हैं, किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अभी चर्चा हो रही थी बिजली, पानी, सड़क की, तो मैं इस पे आना चाहूंगा आनंद जी कि 2017 तक, मैं 2017 तक की बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में चले जाइए, किसी जिले के किसी विधानसभा में चले जाइए, चुनावी मुद्दे होते थे सड़क, बिजली और पानी। इन 3 मुद्दों पे ही पूरा चुनाव हो जाता था। आनंद जी, हमने इन मुद्दों को गौड़ कर दिया है। हमने इन मुद्दों पे इतना काम किया कि ये मुद्दे गौड़ हो गए। आज कोई बात नहीं करता, खराब सड़कों की कोई बात नहीं करता, कहीं छिटपुट होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं सब कुछ 100% ही है, कहीं 1-2 जगह हो सकती हैं, लेकिन 99% सड़कें उत्तर प्रदेश की अच्छी हैं। दूसरी बात, 2014 से पहले पूरे पूर्वांचल के किसी भी जिले में 4 लेन की सड़कें नहीं हुआ करती थी। एक लखनऊ से लेकर बिहार के मुजफ्फर तक का जो हाईवे जाता है 4 लेन का, इसको छोड़ दिया जाए, या फिर एक कानपुर से लेकर जो कोलकाता वाला GT रोड जाता था उससे छोड़ दिया जाए, तो पूरे पूर्वांचल में किसी भी जिले में 4 लेन की सड़क नहीं हुआ करती थी। आज आप चले जाइए, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि पूरे पूर्वांचल का कोई ऐसा एक जिला नहीं बताया जा सकता जहां पे आज 4 लेन की सड़कें, हाँ है। दिल्ली से मायावती के एक्सप्रेसवे पर हम चढ़ते हैं, अखिलेश जी के एक्सप्रेसवे से हम लोग लखनऊ तक आते हैं, और उसके बाद लखनऊ से योगी जी के एक्सप्रेसवे से हम लोग पूर्वांचल होते हुए उत्तर प्रदेश जाते हैं। वो सतत विकास तो है, उसमें कोई ये ठीक बात है आनंद जी। मैं 30 सेकंड और ले लेता हूँ। आपने कहा ना कि ये एक बनाया मायावती जी ने, एक बनाया अखिलेश जी ने, और योगी जी ने एक पूर्वांचल, लेकिन हमने सिर्फ पूर्वांचल नहीं बनाया। नहीं, मैं एक रास्ते की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं एक रास्ते की, मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ आपकी बात। ठीक बात है, लेकिन मैं बस 30 सेकंड कि हमने उत्तर प्रदेश को लगभग आधा दर्जन एक्सप्रेसवे दिए। आज पूरे देश में एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जिस उत्तर प्रदेश को कभी ये कहा जाता था कि यहाँ पे सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, ये पता नहीं चलता था, आज वो प्रदेश एक्सप्रेसवे के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की उपलब्धि है। हमने लगातार काम किया है। ठीक है, बिजली की बात होती है, 18 घंटे गांव को सुचारू रूप से, महानगरों को 24 घंटे। बुंदेलखंड, आनंद जी, बुंदेलखंड में आजादी के 7 दशकों के बाद तक ये लोग पानी नहीं दे पाए थे, ये भी जिम्मा मोदी जी ने उठाया, और हमने हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचाने का ठीक है, वो मैंने पूछा भी रविंद्र जी से, ये बातें मैंने कही, ये पूछा भी, और अभिषेक जी भी इस बारे में उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें हैं, और इसकी भी आवाज गूंज सुनाई दी। जल्दी से एक वाक्य में रविंद्र जी,
चुनाव अगर आज की तारीख पर हो तो आप तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए और उसको पटखनी देने के लिए? हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम्म। और सबसे आवश्यकता होती है कि जनता तैयार है कि नहीं। हम्म। तो जनता इंतजार कर रही है कब इस सरकार को मुखाड़ फेंके। एक ही फैन बट लगा के जा रहा हूं, क्या 2027 में चुनाव होंगे? एक फैन बट लगा के जा रहा हूं। अभिषेक जी, कंक्लूड आप कर दीजिए। देखिए, अभी खेल शुरू हुआ है और अखिलेश यादव जी को विपक्ष की एक प्रमुख शक्ति है, उन्हें हल्के में आंकना गलती होगी। जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में कोई कताई नहीं बरत रहे। तो बीजेपी को भी मेहनत करने की आवश्यकता है और अखिलेश यादव जी को, मैं तो यही कहूंगा। मतलब चुनाव रोचक होगा, अगर जब भी हो, 27 में ही मान के चल रहे हैं हम लोग, तो रोचक होगा। कॉन्फिडेंट हैं आकाश जी आप? नहीं, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के लिए काम करते हैं और जनता लगातार जनता पर भरोसा है। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा ना कि सत्ता वर्सेस जनता ये चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटों के साथ वापसी करेगी। 2017 का रिकॉर्ड इस बार हम ध्वस्त करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी चर्चा होती रहेगी। चुनाव का माहौल है तो ऐसी ऐसी बातें आती रहेंगी। और अब पूरे 2017 से लेकर 2026 के बीच में जो विकास हुए हैं उत्तर प्रदेश के और जो दावे किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा होती रहेगी, उसका भी रियलिटी टेस्ट भी होता रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अभिषेक कहलावत, आकाश राय जी और रविंद्र सिंह जी। आज की चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।